Hello students, I am Sanya Singh, your biology educator on your channel Road to A+. तो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर एनिमल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू कवर किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स की होती है। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कलेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। तो बेटा सारे टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं, सारे टिश्यू के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन क्या होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ऐसे हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था ना कि एपिडर्मिस हमारे प्लांट के आउटर लेयरिंग में प्रेजेंट होता है, जो इंटरनली सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही एपिडर्मिस हमारे केस में एपिथेलियल टिश्यू होती है। एपिथेलियल टिश्यू सारे ऑर्गन्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होंगी, हमारे बॉडी के आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट होंगी। ये चीजों को या तो प्रोटेक्शन करेंगी या तो वो लाइनिंग जो होंगी वो चीजों को एब्जॉर्ब करने के काम आएंगी। तो सबसे पहली फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू की? प्रोटेक्शन। अगर वो इंटरनली सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वो हमेशा बॉडी के लास्ट लाइनिंग में ही प्रेजेंट होंगी। अब एपिथेलियल टिश्यू स्किन के लास्ट लाइनिंग में अगर प्रेजेंट होती हैं तो वो एक्सेसिव सनलाइट से प्रोटेक्ट करेंगी, वो फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगी। अगर हमारे बॉडी में कोई फिजिकल डैमेज हो रहा होता है तो वो हमारे बॉडी के इंटरनली सारी चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सेकेंड फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू की एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। अब हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि अगर हम कोई भी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सपोज दैट अगर हम सोयाबीन खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, अगर हम राइस कंज्यूम करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जो चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, उसकी न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो वहाँ के चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू की फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू? किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होती है। अब हमें जानना होगा किडनी ट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा है किडनी ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन को कहते हैं। किडनी के सबसे छोटे स्ट्रक्चर को, सबसे छोटे यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से एक किडनी बनती है। तो किडनी की फंक्शन क्या होती है? वहां पे सारे इम्प्योर ब्लड आते हैं, फिर वहां से इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन करके किडनी वापस भेजता है। तो जब किडनी में इम्प्योर ब्लड इंटर करती है तो उसके हर एक नेफ्रॉन में इम्प्योर ब्लड जाती है। नेफ्रॉन क्या करती है? नेफ्रॉन उसके सारी चीजों को फिल्टर कर लेती है जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। सपोज दैट वहां पे यूरिया है, यूरिया हमारे बॉडी की सबसे टॉक्सिक मटेरियल है। जितने भी एक्सेसिव ग्लूकोज हैं, एक्सेसिव CO2 है, तो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को नेफ्रॉन फिल्टर कर लेती है और जितने भी प्योर ब्लड बचते हैं उसको वापस वो भेज देती हैं। तो नेफ्रॉन के लाइनिंग में प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू, उसी नेफ्रॉन को हम किडनी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो वो नेफ्रॉन के लाइनिंग में अगर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है तो वहां पे वो फिल्ट्रेशन करने का काम आ रहा है। फिल्ट्रेशन मतलब वो टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर कर रहा होता है। तो फोर्थ फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? ये सिक्रीशन करने के भी काम आता है। अब आप पूछोगे सिक्रीशन हम कहते किसको है? सिक्रीशन मतलब कोई भी चीजें सिक्रीट होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहा होता है। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? वो सलाइवा सिक्रीट करेगा। तो जो चीजें जो लिक्विड सिक्रीट कर रही होती है तो वहां पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करने के काम आता है। जैसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज जब कर लेंगे तो हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है। तो वहां पे एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन करने का काम कर रहा है, मतलब वो स्वेट ग्लैंड में भी प्रेजेंट है जो स्वेट को सिक्रीट करने का काम आ रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या है? फर्स्ट ये प्रोटेक्शन कर रहा है, सेकंड ये एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, थर्ड ये फिल्ट्रेशन कर रहा है और फोर्थ ये सिक्रीशन कर रहा है। तो अब हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सेकेंड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज के केस में सेल्स जितने भी अरेंज रहेंगे वो सिंगल लेयर में ही अरेंज रहेंगे, इसमें कोई भी लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता है। यही अगर हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर की एडजस्टमेंट होती है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की एक ही मेन फीचर होती है दैट ओनली वन लेयर विल बी प्रेजेंट। अब इसमें जितने भी सेल्स एडजस्ट होंगे वो सारे सेल एक ही लेयर में एडजस्ट होंगे, वो जितने भी सेल्स होंगे वो एक ही लेयर में एडजस्ट होंगे, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है। यही अगर हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करते हैं तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में एक लेयर होंगे,
उसके ऊपर दूसरी लेयर प्रेजेंट होगी, फिर तीसरी लेयर प्रेजेंट होगी। तो कभी भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जहां भी प्रेजेंट होती है वो हमारे बॉडीज की डेलिकेट लाइनिंग होती है। डेलिकेट लाइनिंग मतलब बहुत पतली लाइनिंग होती है। कभी कभी हम कुछ चीजें खा रहे होते हैं ना, तो हमारी माउथ कट जाती है, कभी कभी माउथ में एक पतली सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर कोई चीज को च्यू करते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीजों को चिबाते हैं तो माउथ कट जाती है कभी कभी। तो वो लाइनिंग में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो एक पतली सी लाइनिंग होती है। लेकिन अगर हम अपने स्किन में देखेंगे तो हमारे स्किन में माउथ के लाइनिंग के कंपैरिजन में हमारे स्किन की लेयर थोड़ी टफ होती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बॉडी के जिस जगह पे प्रेजेंट रहेगा वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होगा, बिकॉज वहां पे एक लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या होती है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में जब सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उस लेयर के जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स क्यूबॉइडल होंगे, वो सारे सेल्स क्यूबॉइडल इन स्ट्रक्चर ही होंगे। उसके ऊपर फंगलेटेड जितने भी लेयर्स होंगे, सारे लेयर्स के जो शेप होंगे वो पॉलीगोनल होंगे, वो पॉलीगोनल शेप के ही होंगे। जो लास्ट लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, वो लास्ट लेयर में जाकर सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ताकि वो बराबर हो सके। हमारे स्किन में अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है तो उसकी लास्ट की लेयर पूरा फ्लैट है, मतलब वो एक प्लेन लेयर होती है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में आपको ये जानना होगा कि किस लेयर में सेल्स किस टाइप की होती है। तो सबसे नीचे डीपर लेयर जो होते हैं उसके सेल्स क्यूबॉइडल होंगे, उसके ऊपर कुछ सेल्स जो होंगे ये पॉलीगोनल होंगे, और लास्ट में जो लेयर होंगी वो लेयर फ्लैट सेल्स होते हैं। वहां पे चीजें फ्लैट, वो एक प्लेन शीट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, इस लेयर में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उस प्रोटीन को हम केराटिन कहते हैं। यहाँ जाते जाते जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स हो जाते हैं, वो सेल्स डेड होते हैं, और वहां पर जो प्रोटीन होगी उस प्रोटीन को हम केराटिन कहते हैं। अब नेक्स्ट टिश्यू हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू की थर्ड एपिथेलियम टिश्यू है। फोर्थ एपिथेलियल टिश्यू है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस दोनों एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो जितने भी सेल्स होंगे वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। यही अगर हम कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में मूव करेंगे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो सारे लॉन्ग स्ट्रक्चर होंगे। हम कभी कभी कहते हैं ना कि क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये टिश्यूज को हम कहते हैं टॉलर देन ब्रॉडर। टॉलर देन ब्रॉडर मतलब ये ब्रॉडर नहीं रहती है, ये लंबी होती है। ये जितनी चौड़ी नहीं होती है उतना ये लंबी होती है, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जिस एपिथेलियम टिश्यू में उसके सेल्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो हम कहते हैं वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में जितने भी न्यूक्लियस होंगे उसके सेल के, वो सारे न्यूक्लियस उसके बेस में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करने का भी देते हैं, आपको वेरियस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बेटा आप बताओ इसमें से कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू है, इसमें से क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू है। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में जिसके भी न्यूक्लियस, जिस टिश्यू में सेल्स के न्यूक्लियस बेस में होंगे, सब नीचे में प्रेजेंट होंगे, वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ एपिथेलियल टिश्यू के साइड। फिफ्थ एपिथेलियल टिश्यू है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और हमारी सिक्स्थ एपिथेलियल टिश्यू है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाने के पहले सबसे पहले आपने कभी सुना होगा सीलिया। सीलिया बायो में आपने पढ़ा होगा। सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पारामीशियम होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा पारामीशियम। पारामीशियम एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। उसी तरीके से सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू वो एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अपर सरफेस पे, जिसके फ्री एंडिंग में, फ्री एंडिंग का मतलब होता है अपर सरफेस पे, जिसके लास्ट लेयर में, जिसके फ्री एंडिंग में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो जिस एपिथेलियल टिश्यू के लास्ट लेयर में सीलिया प्रेजेंट होती है वैसे एपिथेलियल टिश्यू को हम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू।
आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ग्लैंड किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड हमारे बॉडी में वो पार्ट होती हैं जो बेसिकली केमिकल सिक्रीट कर रही होती हैं, जो लिक्विड केमिकल सिक्रीट कर रही होती है। हमारे बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रही है, तो वहां पे सैलिवरी ग्लैंड इज अ काइंड ऑफ ग्लैंड एंड सलाइवा इज अ काइंड ऑफ केमिकल। हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड है जो स्वेट रिलीज कर रही है, तो स्वेट ग्लैंड एक ग्लैंड है और वो केमिकल स्वेट है। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज है एक ग्लैंड जो इंसुलिन सिक्रीट कर रही होती है, तो इंसुलिन है वो केमिकल, और उसके साथ साथ पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती हैं। तो बॉडी में ग्लैंड जहां भी होगा उसकी एक ही फंक्शन होगी, वो बेसिकली केमिकल ही सिक्रीट करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होते हैं, तो जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू फर्दर अगर वो ग्लैंड्स में मॉडिफाई कर रही होती हैं, तो उस एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में ही बस कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्दर ग्लैंड्स में मॉडिफाई कर सके, तो वैसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब हम देखेंगे सारे एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन क्या होते हैं, सारे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं। स्क्वायमस एपिथेलियम, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू जो हमने भी पढ़ा था, जिसमें सिंगल लाइनिंग थी, सिंगल लेयर थे, जिसमें सारे सेल्स एक ही लेयर में एडजस्ट किए गए थे। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन होती है वो माउथ के इनर सरफेस में प्रेजेंट होती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कुछ खाते हैं तो माउथ कट जाती है, तो वहां पे इनर लेयर में सिंपल स्क्वायमस टिश्यू प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स में हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, हमारे सारे ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। हमारे बॉडी में एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई आपने पढ़ा है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एल्वियोलाई वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स के लास्ट में, ब्रोंकियोल्स के लास्ट में जो प्रेजेंट होती है, उस एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू स्किन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो टफ लेयर होती है स्किन की, वहां पे सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होती है। स्ट्रेटिफाइड जहां पे लेयर बाय लेयर एडजस्टमेंट होती है सेल्स की। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। किडनी ट्यूब्यूल्स में सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती है। किडनी ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन, अभी मैंने बताया था किडनी ट्यूब्यूल्स की दूसरी नाम नेफ्रॉन होती है, जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन है ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सारे की वॉल्स के इनर सरफेस में प्रेजेंट होती है। ये यूट्रस में प्रेजेंट होती है। यूट्रस हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑर्गन है। प्रीवियस क्लासेस में आपने यूट्रस भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जहाँ पे एम्ब्रियो से प्रॉपर फीटस की डेवलपमेंट होती है। यूट्रस मस्कुलर ऑर्गन होती है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे कि इम्प्लांटेशन के बाद जहाँ पे बेबी सेटल करते हैं 9 मंथ्स तक। ब्लैडर हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा होगा, जहाँ पे यूरिन टेम्पररी स्टोर होती है, जहाँ पे कुछ देरों के लिए यूरिन स्टोर होती है, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। तो वहां पे ब्लैडर के इंटरनल सरफेस में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनर सरफेस पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपने ट्रैकिया पढ़ा है ना, विंड पाइप। हम नोज से कोई एयर अगर इनहेल करते हैं तो वो एयर कहाँ तक जाती है, वो एयर लंग्स तक जाती है। तो वो जो नोज से हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको लंग्स तक पहुंचाने के लिए जो पाइप होती है हमारे बॉडी में, वो पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली, तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू वही एपिथेलियल टिश्यू है जिसके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होगी, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सबके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, ये स्किन के इनर सरफेस में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे स्वेट ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज कर रहा है, तो वो बेसिकली स्किन के इनर सरफेस में, हमारे बॉडी में स्वेटिंग स्किन के थ्रू होती है ना, तो वहां पे स्किन के इनर सरफेस में ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। अब स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन क्या है, It allows the materials to pass through and secretes lubricating substance. अब स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू किसी भी मटेरियल्स को पास करने में हेल्प करता है, वो उसको फर्दर मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। It secretes lubricating substance, मतलब वो जो सब्सटेंस सिक्रीट करेगा वहां पे उन चीजों को मॉइस्ट करने का काम करता है। लुब्रिकेट करना मतलब चीजों को मॉइस्ट करना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू,
प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये फर्दर डैमेज से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये टफ स्ट्रक्चर है ना, इसमें तो लेयर के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिक्विड को सिक्रीट करने के काम आएंगे या तो वो चीजों को एब्जॉर्ब करने के काम आएंगे। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी सिक्रीट करने का काम आती है, जितने भी जूस डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं उस डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने का काम करता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोई भी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है या तो वो फैट है या तो विटामिन है, जितने भी न्यूट्रिएंट है तो उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही करते हैं। अब हम मूव करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में। Ciliated epithelial tissue, it moves particles and fluid over surfaces in the body, expel harmful particles. अब जहां भी ciliated epithelial tissue प्रेजेंट होगा, इसके पास से कोई भी सब्सटेंस मूव करेगी तो ये उसको फर्दर मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, ये बोलेगा जाओ मूव करो, इस डायरेक्शन में मूव करो। इट एक्सपेल हार्मफुल पार्टिकल्स, बाकी जितने भी पार्टिकल्स हार्मफुल रहेंगे उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इनको ये एक्सपेल कर देगा, उसको उस डायरेक्शन में वो जाने नहीं देगा, बोलेगा बेटा तो आपको नहीं जाना है, आप किसी काम के नहीं हो। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस। ऑयल, हमारे बॉडी में एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है, कहते हैं ना कि अब तुमको पिंपल्स होगा, तो जितना ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है उतना ही ज्यादा फेस में पिंपल्स होता है, मुझे भी हो रखे हैं। सिक्रीशन ऑफ स्वेट, स्वेट ग्लैंड्स, वहां भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जितने भी जगह पे ग्लैंड्स में मॉडिफाई हुए हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब ग्लैंड जो जो चीजों को सिक्रीट कर रहा है वही ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को सिक्रीट करता होगा, क्योंकि ग्लैंड में तो यही मॉडिफाई किया है ना। समझ में आ गया? तो ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन है और ये सारे फंक्शन हमने क्लियर कर लिए। अब हम मूव करते हैं मस्कुलर टिश्यू के साइड। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी की सेकंड टिश्यू होती है, फर्स्ट टिश्यू थी हमारे बॉडी की एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिस सेल के बनते हैं उसे हम मसल सेल कहते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू की फंक्शन क्या होती है, हमारे बॉडी में जब लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रही होती है वो मूवमेंट बेसिकली मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड कर रही होती है। मस्कुलर टिश्यू जिस सेल की बनी होती है वो मसल सेल कहलाते हैं। मसल सेल्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं जो मस्कुलर टिश्यू को मूवमेंट करने का टेंडेंसी दे रही होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो मस्कुलर टिश्यू को मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी दे रही है। अब जितने भी मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे ना, या तो वो आपके स्ट्रेटेड है या वो आपके स्मूथ है या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, सारे मस्कुलर टिश्यू में आप एक चीज कॉमन पढ़ोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। बेटा मसल का फंक्शन ही होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो सारे मसल सेल से मिलकर बनते हैं। जब सारे मस्कुलर टिश्यू कंबाइन करते हैं तो वो मसल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जहां भी मसल प्रेजेंट होता है, जहां भी आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ोगे, उसका मेन फंक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। हमारे बॉडी में अगर हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है ना। अगर हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना करे, अगर वो एक जगह पे स्टेशनरी रहे, तो हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। तो हम कहते हैं कि मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में मूवमेंट कर रही है, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो हमारे बॉडी में जो मसल सेल होते हैं जिसकी मस्कुलर टिश्यू बनती है, वो मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे मस्कुलर टिश्यू को कैपेबिलिटी देती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप की होती है, एक है स्केलेटल, एक है स्मूथ और एक है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इन तीनों की कॉमन फंक्शन क्या होगी कि तीनों जहां भी प्रेजेंट होंगे ये अपने अपने फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किए होंगे, ये अपने अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किए गए होंगे। बट जो मस्कुलर टिश्यू की फंक्शन है कॉमन, वो तो तीनों में जाएगी, बिकॉज ये तीनों मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। तो मस्कुलर टिश्यू की मेन फंक्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। तो स्केलेटल टिश्यू जहां भी प्रेजेंट होगी, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जहां भी प्रेजेंट होगी, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जहां भी प्रेजेंट होगी, सबकी एक ही फंक्शन होगी, वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ही करेगा। तो मूव करते हैं सबसे फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू में, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। बेटा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की दूसरी नाम है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। हम इसे कहते हैं वॉलंटरी मसल। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर, वॉलंटरी मस्कुलर, स्केलेटल मस्कुलर, सारे मसल्स एक ही होते हैं।
तो स्ट्रेटेड मस्कुलर वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये वो मस्कुलर टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी में वॉलंटरी एक्शन करवाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट हमारे बॉडी के वो मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। सपोज दैट अगर हम दौड़ रहे हैं, अगर हम जंप कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ों में स्किपिंग कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो वो वॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम जब करना चाहें तब करेंगे, हम जब रुकना चाहें हम रुक सकते हैं। अगर हम रनिंग कर रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं, वो हमारे मूड पे है, अगर हम रुकना चाहेंगे तो हम रुक सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में है वो वॉलंटरी फंक्शन होती है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी। सपोज दैट हार्ट बीट, अगर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो थ्रू आउट द लाइफ ब्लड पंप करेगा। ब्रीथिंग सिस्टम, अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो थ्रू आउट द लाइफ करेगा। तो वैसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दैट आर नॉट अंडर आवर विल, दोज फंक्शंस आर नोन एज इनवॉलंटरी फंक्शन। तो स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल या वॉलंटरी मसल, इनका फंक्शन है ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेंगे। जितने भी बॉडी में वॉलंटरी फंक्शन होंगे ये सारे वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। अब आप पूछोगे कि इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जिससे हम पहचानेंगे कि स्केलेटल मसल है। क्या पता ये स्केलेटल मसल ना हो, क्या पता ये स्मूथ मसल हो। तो स्केलेटल मसल के सबसे बड़े फीचर क्या है, इसके वॉल्स पे डार्क और लाइट स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। आपको दिख रहा है ये बीच में डार्क है, फिर थोड़ा सा लाइट है, फिर हल्का डार्क शेड है, फिर हल्का लाइट है। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटेड वॉलंटरी या स्केलेटल मसल के सरफेस पे, उसके वॉल्स पे डार्क और लाइट स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। इस डार्क और लाइट स्ट्रिप्स होने के कारण ही हम इसे स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि अगर ये स्केलेटल मसल है तो इसे हम स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल तो हम समझ गए कि इसके वॉल्स में डार्क और लाइट स्ट्रिप होती है, इसलिए हम इसे स्ट्रेटेड कहते हैं। वॉलंटरी मसल भी हम समझ गए कि अगर ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब ये वॉलंटरी मसल कहला रही है। लेकिन बेटा ये स्केलेटल मसल क्यों कहला रही है। ये स्केलेटल मसल इसलिए कहला रही होती है क्योंकि ये वही मसल्स होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स बोन से अटैच नहीं होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स। ये बोन से अटैच होते हैं, हमारे स्केलेटल बोन के बने होते हैं ना। तो अगर हमारे बोन्स में जो मसल अटैच होते हैं उस मसल को हम स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों मसल्स के अपने अपने नाम क्यों दिए गए। स्ट्रेटेड इसलिए दिए गए बिकॉज डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ स्केलेटल मसल। वॉलंटरी मसल्स इसलिए दिए गए बिकॉज दे कंट्रोल ओनली वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल मसल इसलिए कहे गए बिकॉज दे आर ओनली अटैच्ड टू द बोन्स। अब हम मूव करेंगे स्मूथ मसल के साइड। तो स्मूथ मसल की दूसरी नाम होती है अनस्ट्रेटेड मसल, या फिर हम इसे कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स प्रेजेंट, आपको दिख रहा है कि कोई डार्क और लाइट स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कोई भी डार्क और लाइट स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। इस कारण से हम इसे अनस्ट्रेटेड मसल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसे क्या कह रहे हैं, इनवॉलंटरी मसल। स्मूथ मसल को इनवॉलंटरी मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जो हार्ट बीट करती है, हमारे बॉडी में हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, हमारे बॉडी में जो ब्रीथिंग सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, ये वैसे सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा। अगर हमें नहीं भी मने तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, राइडिंग, ये सारी चीज तो हमारे कंट्रोल में। हमें मन करेगा हम करेंगे, हमें मन नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, ये कंटिन्यूअस चलेंगी। वैसे फंक्शन को इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं, और स्मूथ मसल जो है वो सारे इनवॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। अब ये स्मूथ मसल क्यों कहलाते हैं, ये स्मूथ मसल इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू बोन। ये कोई भी टफ स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नहीं होता। ये स्मूथ मसल इसलिए क्योंकि कोई भी बोन से कनेक्टेड नहीं है। ये जहां भी होगा वहां कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम मूव करेंगे थर्ड टिश्यू में, जो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो हमारे हार्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे हार्ट के जो मसल होते हैं ना, वो कार्डियक मसल होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी के हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट को होता है तो उनके रिपोर्ट में आप जाके देखोगे तो लिखा रहेगा कार्डियल अरेस्ट, कार्डियल अटैक।
कार्डियक का मतलब ही होता है कि वो हार्ट के चीजों में प्रेजेंट होगा। हार्ट के जितने भी टिश्यू होते हैं वो कार्डियक टिश्यू होते हैं। कार्डियक मसल वो मसल है दैट आर ओनली प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के पूरे वॉल्स में प्रेजेंट होगा। अब आपसे इसका कोई भी दूसरा नाम नहीं है। जैसे हम कह रहे थे ना कि स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल कह रहे हैं, स्ट्रेटेड मसल को वॉलंटरी मसल कह रहे हैं, स्मूथ मसल को इनवॉलंटरी मसल कह रहे हैं, स्मूथ मसल को हम अनस्ट्रेटेड मसल कह रहे हैं। कार्डियक मसल को कोई मसल हम नहीं कह सकते हैं बिकॉज इसके पास दोनों के फीचर्स होते हैं। कार्डियक मसल्स के सबसे स्पेशल फीचर क्या है, दैट दे आर हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल। इसमें इसको स्ट्रेटेड मसल्स के अंडर भी रखते हैं, इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स के अंडर भी रखते हैं। तो बेटा आपको ये चीज जानना होगा कि स्ट्रेटेड मसल हम इसे क्यों कह रहे हैं, अनस्ट्रेटेड तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट के वॉल्स में है। ये हार्ट के वॉल्स में है मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन करेगा, क्योंकि स्मूथ मसल ये बता रहा है कि इनवॉलंटरी एक्शन में हार्ट की भी फंक्शन थी। हार्ट अगर ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वो इनवॉलंटरी फंक्शन है। और इनवॉलंटरी फंक्शन कौन सा मसल कर रहा था, स्मूथ मसल कर रहा था। तो कार्डियक मसल उस पर्सपेक्टिव से स्मूथ मसल कहलाएगा। लेकिन ऐसा क्या फीचर है जिससे हम कार्डियक मसल को स्ट्रेटेड मसल कह सकते हैं। बेटा कार्डियक मसल्स के वॉल पे लाइट एंड डार्क स्ट्रिप प्रेजेंट है, आपको दिख रही है ना, ये डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट है। ये जो डार्क एंड लाइट स्ट्रिप थी, अभी हमने पढ़ाया था ना कि डार्क और लाइट स्ट्रिप जो प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेटेड मसल की फंक्शन होती है, वो फीचर होती है स्ट्रेटेड मसल की। स्ट्रेटेड मसल के ही वॉल पे सिर्फ डार्क और लाइट स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं। तो हम कार्डियक मसल को स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लाइट और डार्क स्ट्रिप प्रेजेंट है, जिस कारण से हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटेड का काम कर रहा है। और ये हार्ट के वॉल्स पे है तो हार्ट तो इनवॉलंटरी फंक्शन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये स्मूथ मसल का भी काम कर रहा होता है। और ये मसल सिर्फ प्रेजेंट होता है हार्ट के वॉल्स में। अब हम देखेंगे एक ग्लांस में सारे फंक्शन, सारे मस्कुलर टिश्यू की फीचर्स। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हैड स्पिंडल शेप सेल्स। इसके जितने भी सेल होंगे वो स्पिंडल शेप होंगे। बेटा स्पिंडल शेप आपको पता है स्पिंडल शेप किसे कहते हैं। अभी हमने देखा ना स्मूथ मसल, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्पिंडल शेप होती है। स्मूथ मसल के जो भी सेल होंगे वो स्पिंडल शेप होते हैं। स्मूथ मसल हैज स्पिंडल शेप सेल्स, नॉन स्ट्रेटेड, इसमें कोई भी डार्क और लाइट स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होंगी। यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होंगे। अकर्स इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, सपोज दैट हमारी लंग्स है, लंग्स में भी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है क्योंकि वहां पे ब्रीथिंग सिस्टम चल रही है। इट इज इनवॉलंटरी मतलब जितने भी स्मूथ मसल है वो इनवॉलंटरी एक्शन ही परफॉर्म करेंगे। कार्डियक मसल हैज स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड है। अभी मैंने बताया कि कार्डियक मसल के वॉल्स में लाइट और स्ट्रिप बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से हम उसे स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। ब्रांच्ड, इसके जितने भी कार्डियक मसल के जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ब्रांच होते हैं। अभी आपने देखा ना कार्डियक मसल में ये एक है, फिर यहाँ से ब्रांच हो गया, फिर यहाँ से तीसरा ब्रांच निकला, फिर यहाँ से दूसरा ब्रांच, तो ये ब्रांच्ड होते हैं। अकर्स इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये सिर्फ हार्ट के वॉल्स में ही प्रेजेंट होता है और ये इनवॉलंटरी होता है। ये जो फंक्शन होंगे, ये जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब स्केलेटल मसल हैज स्ट्रेटेड ट्यूबुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर्स। अब इसके जितने भी स्केलेटल मसल होंगे, आप देखो इसके जो एक सेल है, एक सेल, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं। तो जिसमें एक न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, और यहाँ भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। इन दोनों केस में सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम मूव करेंगे स्केलेटल मसल में तो उसके जितने भी एक एक न्यूक्लियस में, हर न्यूक्लियस में 3-3, 4-4 इस टाइप से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे न्यूक्लियस को मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। अब आप देख रहे होगे मैम फाइबर क्या लिखा हुआ है, हर जगह पे हम देख रहे हैं कहीं पे फाइबर लिखा हुआ है। फाइबर किसको कहते हैं, जो सेल टफ स्टफ, फाइबर वही होता है जिसका पर्टिकुलरली मैकेनिकल सपोर्ट होता है। फाइबर हमेशा एलोंगेटेड होंगे, जो लॉन्ग इन लेंथ होंगे। आप देखो यहाँ पे स्ट्रेटेड स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल भी लॉन्ग इन एलोंगेटेड है, ये भी एलोंगेटेड है, यहाँ भी एलोंगेटेड है। तो जितने भी लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेल्स लॉन्ग एलोंगेटेड इन शेप होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ होता है, उसे हम फाइबर कहते हैं। नाउ इट इज यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन। हम स्केलेटल मसल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे बोन से अटैच होते हैं। स्केलेटल बोन्स की बनी होती है ना, तो या तो आप लिख सकते हो कि वो बोन से अटैच है, या तो आप लिख सकते हो कि वो स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन से अटैच होते हैं।
नाउ इट इज वॉलंटरी। ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हम चाहे तो रोक सकते हैं, हम चाहे तभी स्टार्ट हो सकती है वो फंक्शन। अब स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है? ये टंग में लोकेटेड होती है। हम हमारे टंग को मूव करते हैं ना, हमारी टंग की जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। फेस, हमारे फेस में जितने भी हम लोग के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे मूड के अकॉर्डिंग होता है। आप कभी किसी को बहुत गुस्से से देखोगे, कभी स्ट्रेंज लुक दोगे, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन, या तो आप फेस को मूव कर रहे हो, आप खाना चबा रहे होते हो, तो आपका जो फेस में मूवमेंट होता है वो मूवमेंट वॉलंटरी होता है, तो वो स्ट्रेटेड मसल्स के अंडर आएंगे उसके लोकेशन। नेक, आप जहां भी अपना नेक को मूव कर रहे हो वो आपका स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है क्योंकि वो वॉलंटरी फंक्शन है। लिम्स, लिम्स आप जानते हो ना, लिम्स किसे कहते हैं? आप पेयर ऑफ आर्म्स एंड पेयर ऑफ जॉइंट्स, लेग जॉइंट्स। अब लिम्स क्या हुआ? आप अगर अपना हैंड मूव कर रहे हो, अपना थाइज वगैरह है, आपका लेग मूवमेंट कर रहे हो आप, तो लिम्स क्या है? ये हैंड और पेयर ऑफ आर्म्स एंड पेयर ऑफ लेग्स आर नोन एज लिम्स। तो लिम्स जो मूवमेंट करे अपने हाथों का या फिर पैरों का मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? वो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के अंडर आएगा क्योंकि ये जो मूवमेंट कर रही है लिम्स, हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स जो मूव कर रहे होते हैं, वो वॉलंटरी फंक्शन होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है। अब बेटा यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या था? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ये यूरिन जो स्टोर होता है ये टेम्पररी यूरिन स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तब यूरिन बॉडी से पास होता है। तो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अगर फुल हो जा रहा है तो वहां पे जब वो बाहर निकलेगा, जब ये यूरेथ्रा से पास करेगा बॉडी से बाहर, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो पास करेगा ही करेगा जब वो टेम्पररी पूरा स्टोर हो जाएगा। तो वहां पे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है क्योंकि ये तो इनवॉलंटरी फंक्शन कर रहा है। अब स्टोमैक, स्टोमैक में जो डाइजेशन हो रहा है, तो जो डाइजेशन होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खाना खा रहे हो वो आपके कंट्रोल में, लेकिन आप डाइजेशन करोगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो स्टोमैक में भी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इंटेस्टाइन, जो चीज आप खा रहे होते हो उन चीजों की इंटेस्टाइन क्या करती है? उन चीजों के जो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो वो भी बेसिकली इनवॉलंटरी फंक्शन है। आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कब स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवाओगे या नहीं, तो वहां पे भी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में भी जो ब्लड मूव करती है, जैसे आर्टरी प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, कैपिलरी जो होता है वो कैपिलरी चीजों को, ब्लड को एक्सचेंज कर रहा होता है बॉडी में। तो ये तीनों जो ब्लड वेसल होते हैं वहां पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। तो जिस जगह पे इनवॉलंटरी फंक्शन हो रहा है वहां पे जो स्मूथ मसल होते हैं वो वहीं पे लोकेटेड होते हैं। अब कार्डियक मसल, मैंने बताया था कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट के वॉल्स में ही मिलेंगे। कार्डियक की मतलब ये होती है कि वो हार्ट से रिलेटेड ही चीज होती है, ये हार्ट के अलावा कहीं भी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू एपिथेलियल हमने कवर की, सेकंड टिश्यू हमने कवर की मस्कुलर टिश्यू, हमारी थर्ड टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। तो फ्लूइड जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? ब्लड। या तो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लूइड है, या तो हमारे बॉडी में सेकंड फ्लूइड जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है वो लिम्फ होती है। स्केलेटन मतलब हमारे बॉडी के स्केलेटन के पार्ट में क्या क्या आ रहा है? या तो हमारे बॉडी के स्केलेटन में बोन होगा, या तो हमारे बॉडी के स्केलेटन में कार्टिलेज होगा। अब ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी में लूज है, ये तो पूरा ही फ्लूइड है, ये तो स्केलेटन के पार्ट है। अब जो हमारे बॉडी में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसमें एरियोलर टिश्यू है, फिर टेंडन है, लिगामेंट है, एडिपोज है। हम एक एक करके सारे मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शन क्या होती है, ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शन क्या होती है। दीज टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये टिश्यूज चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ब्लड एक टाइप की फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो आप बोलोगे कि ब्लड तो लिक्विड है, ये चीजों को कनेक्ट कैसे कर रहा है? वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो वहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखा है, वो चीजों को कनेक्ट कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने के थ्रू। फंक्शंस मैकेनिकल सपोर्ट, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड, अभी मैंने बताया ना बोन, बोन क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। रिजिड, ये हार्ड स्ट्रक्चर है जो बॉडी को अपराइट रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है। मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट,
कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, ये चीजों को, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहा है। अभी ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या कर रहा है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो न्यूट्रिएंट आया वो उसको लेके गया दूसरे बॉडी पार्ट के पास, वहां पे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अब किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो किडनी के पास पहले सारे इम्प्योर ब्लड आते हैं ना, फिर किडनी जब प्योरिफिकेशन करेगा तो सारा यूरिन वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बाकी प्योर ब्लड वो भेज देगा। तो वहां पे भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इसका मतलब वो ब्लड के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल आ रहा है रिमूव होने के लिए बॉडी से। तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू यानी हमारा ब्लड जो है, अगर ब्लड की फंक्शन जो भी होगी तो हम कह सकते हैं ना कि जो ब्लड का फंक्शन है वो कनेक्टिव टिश्यू का भी फंक्शन है। जो टेंडन का फंक्शन होगा वो भी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा। जो लिगामेंट का फंक्शन होगा वो भी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा, क्योंकि सारे टिश्यूज जो ये जितने भी टिश्यू है ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आ रहे हैं। तो मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, या तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करवाने में हेल्प कर रहे हैं, या तो ये वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू एनर्जी भी स्टोर करेंगे और ये थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब ये बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। अभी हम पढ़ेंगे एक एडिपोज टिश्यू, उस एडिपोज टिश्यू में हम पढ़ेंगे कि हीट कैसे हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, हीट हमारे बॉडी में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं कर रहा है। अब ये डिफेंसिव फंक्शन भी कर रहे हैं। डिफेंस मतलब फाइट करना, फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल से फाइट करना जो हमारे बॉडी के लिए प्रेफरेबल नहीं है। ये बैरियर का काम कर रहे हैं, ये एक बैरियर बना कर रखे हैं कि ये फॉरेन मटेरियल को इंटर नहीं करने देंगे। सपोज दैट ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमने पहले पढ़ा होगा कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। वो डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा होता है, वो डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम का काम करता है। वो क्या करता है, वो बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल को अंदर नहीं आने देगा। या तो वो एंटीबॉडी बना रहा था हमारे बॉडी में, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एंटीबॉडी बना रहा है ताकि बॉडी किसी चीजों में फाइट कर सके, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। या तो वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के सारे फंक्शन होते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करेगा, वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, वो हीट को रिड्यूस होने नहीं देगा, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा, वो डिफेंसिव फंक्शन का काम करेगा, वो बॉडी को में फॉरेन मटेरियल से फाइट करने का काम कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की पहली पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। कैविटी का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो हॉलो स्पेस, जो खोखला जगह होता है ना, जो खाली जगह होता है, उसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स। ये जो खाली बॉडी की जो खोखले जगह में जो ऑर्गन्स होती हैं, उस ऑर्गन्स को अगर कोई चीज पकड़ के नहीं रखेगा, अगर उस चीज को कोई होल्ड करके नहीं रखेगा, तो वो ऑर्गन्स क्या होगा, खाली जगह में नीचे जाके सेटल कर जाएगा। तो अगर कोई जगह बीच में वैकेंट है, खाली है, मान लो यहाँ पे अगर कोई ऑर्गन है, सपोज दैट हम कहते हैं यहाँ ऑर्गन, तो ये अपनी जगह पे कैसे है, अगर कोई चीज इसको पैक करके रखी हुई है तभी ये अपनी जगह पे है ना, वरना ये तो खाली जगह में जाके नीचे गिर जाएगा ना। तो एरियोलर टिश्यू क्या कर रहा है, उसे ऑर्गन्स को पैक करके रखने का काम करता है, वो उसको बाइंड करके रखता है। वो पैकिंग टिश्यू, हम कहते हैं कि एरियोलर टिश्यू पैकिंग टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि वो पैक करने का काम कर रहा है चीजों को। वो इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी। अगर वहां पे चोट लगता है, किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर वो डैमेज हुआ, तो वहां का इनडायरेक्टली टिश्यूज डैमेज हुआ। हमारे पूरे बॉडी में सेल होते हैं ना, जहां पे सेल है एक जगह पे ढेर सारा, इसका मतलब वहां पे टिश्यू है। तो जितने भी टिश्यूज हैं, उस टिश्यूज को डैमेज के बाद इन जो रिपेयर करने का काम कर रहा है एरियोलर टिश्यू। अब ये क्या करेगा, ये एरियोलर टिश्यू भी थोड़ा बहुत बाहर के टॉक्सिक मटेरियल से फाइट करने का काम करता है। ये भी अगर इंटरनली किसी ऑर्गन्स में अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स आते हैं जो कि बॉडी के लिए प्रेफरेबल नहीं होते हैं, तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी फाइट करने का काम करता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज फिक्सेस स्किन टू द अंडरलाइंग मसल। मतलब हमारे बॉडी में जो स्किन है ना, जो स्किन है हमारे बॉडी में, स्किन के अंदर मसल्स होंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्किन यहाँ है, मसल जाके अंदर है, जहाँ पे स्किन है ठीक उसके अंदर मसल सटा हुआ है ना हमारे स्किन से, तो यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे मसल सटा हुआ है हमारे स्किन से। तो ये स्किन से इस मसल को अटैच करके रखने का काम एरियोलर टिश्यू कर रहा होता है। ये फिक्स करके रखता है। हम ऐसा नहीं कह रहे ना कि हमारा स्किन यहाँ मसल जाके बीच में होगा, तब तो बीच में ये हिलता रहता ना, लेकिन ये क्या है, टफ है, क्योंकि ये जो स्किन है ठीक उसके अंदर मसल भरा हुआ है, मतलब इस स्किन से मसल सटा हुआ है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उस मसल को स्किन से अटैच करके रखने का काम करता है। अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होती है, सबसे पहले आप याद रखना, जब भी एडिपोज सुनोगे तो आप याद रखना वहां पे फैट तो बहुत सारी होगी।
सारे फैट वहीं पे होगी। फैट आप जानते हो ना, जो न्यूट्रिएंट होता है, जो बॉडी को वार्म रखता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना कि ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा बटर खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा घी खाते हैं। जिन चीज़ों में फैट होती है वो फैट की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि फैट में कैपेबिलिटी होती है बॉडी को वार्म रखने की, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो फैट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू के सेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आप एडिपोज टिश्यू देखोगे, आप याद कर लेना कि मैम ने तो कुछ फैट बताया था। इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स विच स्टोर फैट। अब एडिपोसाइट क्या होता है? सपोज दैट एक एडिपोज टिश्यू है, टिश्यू सेल से कंबाइन करके बनी गई है। टिश्यू में क्या है? ढेर सारे सेल्स, सारे सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बन रहे हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो है, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट। अब इस एडिपोज टिश्यू के सेल को एडिपोसाइट्स क्यों कहते हैं? इसमें जो इसके जो एक सेल है सपोज दैट, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस साइड में रहेगा, बाकी एक पूरे सेल में बड़े से फैट ड्रॉपलेट रहते हैं। ये बड़ा सा फैट का एक पूरा ड्रॉप होता है। मतलब एडिपोज टिश्यू के जितने भी सेल होंगे उनके सेल में सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा फैट। ये बड़ा सा एक फैट ड्रॉपलेट रहता है। इसी वैसे सेल को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट कहते हैं। Now it is present in subcutaneous layer deep in the skin around the heart and kidney। अब ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू सपोज दैट ये एडिपोज टिश्यू, इसमें छोटे 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 बहुत सारे सेल प्रेजेंट है पूरे एडिपोज टिश्यू में। उसमें हर सेल में न्यूक्लियस साइड में रहेगा भरा हुआ पूरा बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट रहेगा। ये भरा हुआ फैट का ड्रॉपलेट है, फैट का ड्रॉपलेट है, सब में छोटा छोटा न्यूक्लियस साइड में रहता है बड़ा सा। आप पढ़े हो ना प्लांट टिश्यू में, आप पढ़े हो ना कि उसका न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैक्यूल जो होता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल जो होता है, पूरा प्लांट सेल का स्पेस कंज्यूम करता है, जिस कारण से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। वैसे ही एडिपोज टिश्यू में पूरा फैट ड्रॉपलेट जो होता है वो जगह कंज्यूम करता है, जिस कारण से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या है कि ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। अब हम कहते हैं ना कि जिसके बॉडी में फैट ज्यादा होता है, हम कहते हैं कि वो इंसान बहुत मोटा होता है। तो फैट ज्यादा होता है तो उससे इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर पे क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू होती है वो बॉडी के में स्किन के जस्ट नीचे ही एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो बॉडी में जितना भी फैट कंज्यूम होगा, जो बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं, चॉकलेट होती है, घी होती है, बटर होती है, तो जिन चीजों में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो जिस इंसान के बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि वो मोटा होता है, वो बेसिकली हेल्दी होता है। ओबेसिटी भी होता है, कभी कभी हम कहते हैं कि फैट ज्यादा कंज्यूम करने से ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी एक वैसा डिजीज है जिसमें पर्सन ओवर वेट हो जाता है, उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यू हमेशा स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। जब भी फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होती है, और ये एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे होती है, जिस कारण से क्या होता है? स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे है, अगर आप बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो तो एडिपोज टिश्यू में ही जाके वो एक्यूमुलेट होगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तो क्या होगा? स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, आप हेल्दी होते रहोगे। यही रीजन है कि फैट जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसका स्किन धीरे धीरे, उसका बॉडी धीरे धीरे फैलता है, क्योंकि वो स्किन के नीचे ही होता है, जस्ट स्किन के नीचे। हम कहते हैं ना कि पल्स रेट हम कहीं कहीं पे क्यों फील करते हैं, हर बॉडी के पार्ट में क्यों नहीं फील कर रहे? यहाँ पे पल्स रेट फील करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे, तो क्यों फील करते हैं? क्योंकि इस सब जगह में स्किन के नीचे ब्लड वेसल आ जाता है। ब्लड वेसल स्किन के जस्ट नीचे आ जाता है। पूरे बॉडी में ब्लड, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ब्लड वेसल्स स्किन के जस्ट नीचे आ जाते हैं। मतलब वहां पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो फील होता है। उसी तरीके से फैट जो हमारे बॉडी में होता है, ये फैट स्किन के नीचे एडिपोसाइड में जाकर ही जमा हो रहा है, जिस कारण से ज्यादा फैट बढ़ता है तो इंसान ओवरवेट हो जाता है। उसकी स्किन पे तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे का लेयर बढ़ेगा, बस स्किन फूल जाएगा। अब इसकी फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। अब ये क्या करेगा बॉडी में? हम कहते हैं ना कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा, जो पर्सन बहुत ज्यादा ओवरवेट होता है ना, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करता है, उसको कभी भी ठंड बहुत ज्यादा नहीं लगता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। क्योंकि फैट क्या कर रही है ना, ये हीट बॉडी में स्टोर कर रही होती है, ये हीट बॉडी से रिमूव नहीं होने देती है, ये थर्मल इंसुलेटर का काम कर रहा है। जिसके बॉडी में फैट होता है ना, जो बहुत ज्यादा, कोई पर्सन अगर हेल्दी होता है तो क्या होता है? उसे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, हम लोगों के जैसा उसे ठंड नहीं लगेगी। तो रीजन क्या होता है? कभी भी किसी भी इंसान के बॉडी में फैट है मतलब वो थर्मल इंसुलेटर का काम कर रहा है, वो हीट को लॉस होने नहीं देगा। अब नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। बॉडी में एडिपोज टिश्यू क्या करेगा? ये जितना भी एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करेगा? ये स्टोर करने का काम कर रहा होता है।
नेक्स्ट इट गिव शेप टू द लिम्स एंड बॉडी। अब जो चीज जितना ज्यादा फैट है मतलब वो क्या कर रहा है, फूलेगा, वो फूलेगा तो मतलब वो जगह पे क्या करेगा, अपने अपने पर्टिकुलर जगह पे शेप प्रोवाइड करेगा, थोड़ा टफ होगा, थोड़ा फूलेगा, जहां जहां ये सेल होंगे फैट होंगे वो क्या करेंगी, फूलेंगी, जहां पे भी फैट होंगी वहां के जो स्ट्रक्चर होंगी वो शेप मेंटेन रहेंगी। तो ये क्या कर रहा है, ये लिम्स वगैरह को, लिम्स मतलब पेयर ऑफ हैंड्स, आर्म्स एंड पेयर ऑफ लेग्स, जो लिम्स होती है वो लिम्स में क्या करेंगी, शेप प्रोवाइड करेंगी। अब ये इंटरनली अंदर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको चोट लगने से बचाएगी। रीजन क्या होता है, अभी हमने बताया कि ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अगर ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है इसका मतलब अगर स्किन पे चोट लग रहा है तो ये क्या होगा, ये अंदर के जो एडिपोज टिश्यू होंगे वो उसको इंटरनली ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होने देती हैं। अब नेक्स्ट है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होती है, सिंपल सी टॉपिक है बेटा। टेंडन्स क्या है, आप देखो ये हमारा बोन है, ये बोन है और ये क्या है, ये मसल है। बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है। मतलब टेंडन क्या कर रहा है, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, ये बोन टू मसल, ये बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा होता है। और लिगामेंट क्या कर रहा है, ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ये एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट कर रहा होता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंडन जो बोन से मसल कनेक्ट कर रहा होता है, मतलब ये बोन्स और मसल को कनेक्ट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं ये मसल कौन सी मसल होगी, कुछ नाम है क्या इस मसल का। टेंडन्स अगर बोन से मसल को कनेक्ट कर रहा है तो ये जो मसल है ये कौन सी मसल है, ये स्ट्रेटेड मसल है। अभी मैंने बताया था ना कि स्ट्रेटेड मसल स्केलेटल मसल होते हैं। स्ट्रेटेड मसल वही मसल होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं। इसका मतलब टेंडन जिस बोन से अटैच कर रहा होता है मसल को वो मसल स्ट्रेटेड मस्कुलर होंगे, मस्कुलर टिश्यू होंगे, क्योंकि स्मूथ मसल तो बोन से अटैच हो ही नहीं सकते हैं। कार्डियक मसल तो सिर्फ हार्ट के वॉल्स में होते हैं। इसका मतलब बोन से जो मसल अटैच है स्ट्रेटेड मसल है। That means tendons always connect straighted muscle to bone। मतलब टेंडन जो है वो स्ट्रेटेड मसल से बोन को कनेक्ट कर रहा है और लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। वो दो बोन्स के बीच में कनेक्टिविटी मेंटेन रखने का काम कर रहा होता है। डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस होती है बेटा, टेंडन जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, टेंडन फ्लेक्सिबल होती है, इनएलास्टिक कॉर्ड ऑफ फाइबर्स, ये इनएलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं होती है, स्ट्रेचेबल नहीं होती है। विच अटैचेस द स्केलेटल मसल टू बोन। अभी मैंने बताया कि वो मसल स्केलेटल मसल होता है। इट जॉइंस स्केलेटल मसल टू अ बोन, इट कैन बी फाउंड एट द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल। इसका मतलब ये स्केलेटल मसल्स के ही एंड में फाउंड मिलेगा, क्योंकि स्केलेटल मसल को ही कनेक्ट कर सकता है बोन से, बाकी कोई मसल तो बोन के पास है ही नहीं जो कनेक्ट होगा। लिगामेंट इज अ शॉर्ट बैंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है विच कनेक्ट टू बोन्स और कार्टिलेज और होल्ड्स अ जॉइंट टुगेदर। ये जॉइंट में होगा, मान लो सपोज डेट ये दो बोन है, छोटे छोटे दो बोन है, इसके बीच में जॉइंट जो है वहां क्या है, लिगामेंट है, क्योंकि ये दो बोन को ज्वाइन कर रहा होता है। इट जॉइंस अ बोन टू अनदर बोन एंड इट कैन बी फाउंड इन जॉइंट। ये जॉइंट में ही मिलेगा ना, जैसे ये जॉइंट है, क्योंकि जॉइंट कहाँ होती है, दो बोन के बीच में जॉइंट प्रेजेंट होती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जितने भी जॉइंट होते हैं वो जॉइंट क्या होती है, दो बोन के बीच में जॉइंट होती है। तो उसी जॉइंट में लिगामेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब हम देखेंगे बोन्स और कार्टिलेज। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू थी, उस स्केलेटल टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक हो गई बोन्स और दूसरी है कार्टिलेज। बोन्स क्या है, हमारे बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो रिजिड पार्ट है उसे बोन्स कहते हैं। बोन्स के मैट्रिक्स क्या होते हैं, बोन्स के मैट्रिक्स हार्ड होते हैं। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स वो सब्सटेंस होता है जो किसी चीजों में प्रेजेंट होता है। हम उस मैट्रिक्स से ही बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा होगा। अगर उसकी मैट्रिक्स हार्ड है मतलब वो सब्सटेंस हार्ड होगा। सपोज दैट बोन्स में जो कंसिस्टेंसी है, जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हार्ड है, जिस कारण से इनडायरेक्टली बोन्स हार्ड होते हैं। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स होंगे वो प्योर सॉलिड नहीं होंगे, वो सेमी सॉलिड होंगे। ब्लड जो है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के जो मैट्रिक्स होंगे वो मैट्रिक्स कैसे होंगे, मैट्रिक्स फ्लूइड, वो लिक्विड होंगे, क्योंकि ब्लड फ्लूइड है ना। तो कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस जो मैट्रिक्स होती है वो डिफाइन कर रही होती है कि वो एलिमेंट कैसा होगा। बोन में जो कंसिस्टेंसी है वो सॉलिड है, तो बोन्स की मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, सॉलिड होती है। मैट्रिक्स उसके चीजों के अंदर के सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं।
तो बोन्स हमारे बॉडी के वो हार्ड रिजिड पार्ट है। रिजिड का मतलब क्या हुआ, बेंड नहीं होना, वो मुड़ता नहीं है। तो वो जो रिजिड होता है, जिस भी चीजों की मैट्रिक्स रिजिड होगी वो बोन्स कहलाती है। मतलब उसकी जो मैट्रिक्स है वो रिजिड है, मतलब हम उस चीजों को, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, उसे हम बेंड नहीं कर सकते हैं। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होगी वो सेमी सॉलिड होगी, मतलब वो सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी सेमी सॉलिड होती है। वो प्योर लिक्विड भी नहीं होगी, क्योंकि प्योर लिक्विड तो ब्लड है ना, प्योर लिक्विड तो लिम्फ है ना, तो ये सेमी सॉलिड होती है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखेंगे बोन और कार्टिलेज की डिफरेंस क्या होती है। बोन हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है। अभी मैंने बताया इसकी मैट्रिक्स जो है वो रिजिड है, वो सॉलिड मैट्रिक्स है उसमें, तो वो हार्ड होगी और वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, हम उसे बेंड नहीं, बोन को हम कभी बेंड कर सकते हैं क्या। वो पोरस इन स्ट्रक्चर होती है। पोरस मतलब कि जिसके आउटर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमाटा में पोर्स होती है ना, टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, वही अगर हमारे बॉडी में बोन्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स में अगर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो हम कहते हैं कि वो पोरस होता है। ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट। अब जो बोन होता है, बोन्स में ब्लड वेसल होता है, मतलब वहां पे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज की सप्लाई, ब्लड सप्लाई जाती है वहां पे। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। अब इसके जो मैट्रिक्स होंगे वो प्रोटीन की बनी होगी और साथ में कैल्शियम की बनी होगी। यही एक ऐसी चीज है जो उसको डिफरेंशिएट कर रही है। बोन की भी मैट्रिक्स में प्रोटीन है, कार्टिलेज की भी मैट्रिक्स में प्रोटीन है, लेकिन बोन के मैट्रिक्स में प्रोटीन के साथ कैल्शियम होती है। हम कहते हैं ना कि कैल्शियम की चीज खाने से बोन्स मजबूत होती है, बोन्स स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो मैट्रिक्स में कैल्शियम होता है वो उस चीजों को टफ करता है, वो टफ बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। तो बोन क्या होती है, वो रिजिड है, वो बेंड नहीं हो रही है, वो हार्ड होती है। तो जितना ज्यादा उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कैल्शियम वाली चीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन ये कार्टिलेज क्या होती है, ये वही पार्ट में प्रेजेंट होती है कार्टिलेज हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे ईयर, ईयर में जो ईयर पिन्ना होती है, जो आउटर ईयर होती है, क्या ये फ्लेक्सिबल होती है। नोज की टिप, ये सब क्या है, ये सब फ्लेक्सिबल है। तो जो हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबल पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो वो कार्टिलेज जो होता है वहां पे ज्यादा प्रोटीन का जरूरत नहीं होता है, तो वहां पे प्रोटीन के साथ कुछ नहीं होता है, वहां पे सिर्फ प्रोटीन होता है। तो कार्टिलेज में जितना ज्यादा कैल्शियम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कार्टिलेज तो स्ट्रांग नहीं होता है ना, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है, जिससे वो हल्का सा बहुत सॉलिड हो, जो सेमी सॉलिड होता है ना, हल्का सा उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है कैल्शियम। वरना ज्यादा कैल्शियम बोन के मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है। इसमें थोड़ा सा, इसमें मेनली क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के साथ कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज में, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये सारे फ्लेक्सिबल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये हार्ड नहीं होता है, और ये नॉन पोरस होता है। बोन्स के जो वॉल्स थे ये क्या था, पोरस थे, इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता है, ये नॉन पोरस, वहां पे कोई भी छोटे छोटे पोर्स नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो खुद ही फ्लेक्सिबल है, उसको कोई भी पोर्स का जरूरत नहीं है। वहां पे चीजें एक्सचेंज हो जाएंगी, लेकिन बोन्स में पोर्स प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसके पास वही एक सोर्स है जिससे चीजें एक्सचेंज होंगी। अब ब्लड वेसल्स वहां पे कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं। कार्टिलेज जो होती है जहां भी, वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होगा। अब बेटा ब्लड वेसल्स क्या था, ब्लड वेसल वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। अब ये ब्लड वेसल्स तीन टाइप की थी, ये ब्लड वेसल्स आर्टरीज थी, ये ब्लड वेसल्स वेन्स थी, और ये तीसरी ब्लड वेसल्स कैपिलरी थी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, तीनों ब्लड वेसल्स, ये क्या कर रही है, ये वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर से ब्लड को फ्लो कर रही होती है। तो ये ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में नहीं होती है। हम देखते हैं ना, कभी भी हम पाइर्सिंग करवाते हैं, जो ईयर में पाइर्सिंग करवाते हैं, तो उसी जगह पे होल होता है जहाँ पे कार्टिलेज होता है। कभी भी वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगा बहुत ज्यादा, कि वहां पे ब्लड सप्लाई गया ही नहीं है, कार्टिलेज में ब्लड होता ही नहीं है, वहां पे ब्लड वेसल जाता ही नहीं है कि वहां पे ब्लड हो। इस कारण से वहां पे पाइर्सिंग होता है। नोज में भी उस जगह पे पाइर्सिंग होगा जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस सब जगह में पाइर्सिंग जब होता है तो वहां पे ब्लड वेसल नहीं जाता है, तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगा। ये नॉन पोरस है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये हार्ड नहीं होता है। अब नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है, वो फ्लूइड बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली फ्लूइड जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रही है वो ब्लड होती है। ब्लड के बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ना, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा होता है, तो वो ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो पहली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होती है, और दूसरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी लिक्विड जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है, वो लिम्फ होती है। आगे हम लिम्फ पढ़ेंगे।
नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ये जितने भी सब्सटेंस है, ब्लड क्या करेगा, ये सब्सटेंस को डिसॉल्व करके, खुद में डिसॉल्व करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ये जितना भी पीएच स्केल होता है, आयरन का लेवल होता है बॉडी में, जितना भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, वो क्या करती है, उसको रेगुलेट करता है। ये पीएच मेंटेन करके रखेगा हमारे बॉडी में। जितना भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड लॉसेस है इंजरी साइट, मतलब जब भी हमारे बॉडी में चोट लगता है तो ये ज्यादा फ्लूइड, ये ज्यादा ब्लड फ्लो करने नहीं देगा। क्यों? हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना कि ब्लड के जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, वो ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होने देंगे, वो ब्लड क्लॉट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली ब्लड क्या कर रहा है, ये बॉडी से ज्यादा फ्लूइड लॉस नहीं होने देगा। जब भी चोट लगेगा तो बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, ये ब्लड अपने फ्लूइड का बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर चोट लगेगा तो ब्लड के जो ब्लड प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ब्लड को फ्लो करने से रोक देंगे, वो क्लॉटिंग कर देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये डिफेंस का काम कर रहे हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को एंटर नहीं करने दे रहे, पैथोजन को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। पैथोजन मतलब जो चीज, जो पैथोजन वो सब्सटेंस है जो कोई डिजीज कैरी करके लाती है किसी हेल्दी पर्सन में। तो ये उन चीजों को क्या करेंगे, डिफेंस का काम करेंगे, उन चीजों को इंटर नहीं करने देंगे। तो ये हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी काम कर रहा होता है, डिफेंस सिस्टम का। ये फ्लूइड लॉस करने का से बचाने का काम कौन कर रहा होता है, प्लेटलेट्स कर रहा होता है। तो ब्लड में जितने भी फंक्शन होंगे, हम ब्लड के सारे एक एक सेल, अगर आपसे पूछ रहा है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, तो आप ब्लड के अंदर के सारे कंपोनेंट का फंक्शन लिख सकते हो ना, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, सारे के फंक्शन लिख सकते हो। क्योंकि जो फंक्शन वो कर रहा है वही फंक्शन ब्लड का भी हुआ ना, वो ब्लड का ही पार्ट होता है। अब वो क्या कर रहा है, बॉडी, ब्लड हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वो जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह, तो वो क्या कर रहा है, वो बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है सर्कुलेट होने के साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होती है, वो ब्लड बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट होती है उसमें, या तो हमारे ब्लड में लिक्विड कंपोनेंट होती है। तो हमारे बॉडी में जितने भी 80% जो ब्लड होती है, जो लिक्विड होती है, वो उसका लिक्विड पार्ट, हम कहते हैं ना कि ब्लड में जो ब्लड का पूरा क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड प्योर लिक्विड है। तो उसमें जो 80 to 90% जो उसमें प्योर जो वाटर होता है, वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है, वो वाटरी सब्सटेंस क्या होता है, वो लिक्विड कंपोनेंट उसका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा उसका लिक्विड सब्सटेंस है जो उसको लिक्विड टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हमारे ब्लड में जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, वो सॉलिड कंपोनेंट क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट आरबीसी है, हमारे ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी है, हमारे ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट प्लेटलेट्स है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट है, और प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमारे बॉडी में जो ब्लड होती है, उस ब्लड का लिक्विड टेक्सचर होता है। जो ब्लड में जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना लिक्विड, इस प्लाज्मा के सरफेस पे, इसके ऊपर वाले सरफेस पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करता है, फ्लोट करता है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का लोकेशन क्या होता है, प्लाज्मा के ऊपर वाले सरफेस पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लोट करता है। वो वहां पे तैर रहा होता है, वहां पे फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड के जो कंपोनेंट थे, ब्लड कंपोनेंट की फंक्शन क्या होती है। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होती है, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसी में क्या होता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड का वो पार्ट है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आरबीसी क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। जो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो हम प्लांट में पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल एक्चुअली में प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अगर क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी हम लिखते हैं कि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही आरबीसी अगर हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें हेमोग्लोबिन अगर होता है, तो हेमोग्लोबिन अगर रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो आरबीसी का भी फंक्शन है, दैट आरबीसी प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। अब दूसरी फंक्शन क्या है, आरबीसी की दूसरी फंक्शन क्या होती है,
हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। सपोज दैट हमारे बॉडी में हम जो एयर इनहेल करते हैं वो सारा एयर जो होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमें पता होता है कि भाई इस एयर की इस पार्ट में ऑक्सीजन है, चलो वही इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हम तो सारा मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन तो इनहेल नहीं कर रहे होते हैं। तो वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस जाता है पूरे बॉडी में, ये ब्रोंकाई से इंटर किया, फिर ये यहाँ पे ब्रोंकियोल्स है, फिर ये यहाँ पे एल्वियोलाई होता है छोटा छोटा, तो पूरा मिक्सचर ऑफ एयर ही इंटर करता है हमारे एल्वियोलाई तक। लेकिन एल्वियोलाई के पास क्या होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है उस ब्लड में क्या होगा, आरबीसी भी होगा, ब्लड है तो आरबीसी होगा, आरबीसी में क्या होगा, हेमोग्लोबिन होगा। वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, उस पूरे एयर के मिक्सचर से सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ले जाएगा। मतलब हेमोग्लोबिन का दूसरा फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहा है। तो हम आरबीसी का भी वही फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, एक्ट्स एज अ डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम का काम कर रहा है, ये फॉरेन मटेरियल्स को इंटर नहीं करने देता है, ये टॉक्सिक मटेरियल से फाइट कर रहा होता है। बॉडी में जो सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं, जो सब्सटेंस बॉडी के लिए प्रेफरेबल नहीं होते हैं, ये उस सब्सटेंस से क्या करता है, ये फाइट करने का काम कर रहा है। ये एंटीबॉडी भी रिलीज करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है। हम कहते हैं ना कि इसके बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है, इसका मतलब इसको अगर कोई डिजीज भी होगा तो वो डिजीज इसको बहुत ज्यादा किल नहीं कर सकता है इसके बॉडी को, क्योंकि इसके बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है ना, वो एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी बना रहा होता है। अब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने नहीं देगा, जब भी ब्लड फ्लो होगा तो ये क्लॉटिंग का काम करेगा, ये ब्लड फ्लो होने से रोकेगा। ये था हमारे ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट। अब एक क्या है, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स लिक्विड टेक्सचर। ये क्या करेगा, ये लिक्विड टेक्सचर प्रोवाइड करेगा ब्लड को, ये ब्लड को लिक्विड टेक्सचर प्रोवाइड करता है। अब हमें एक चीज जानना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इराइथ्रोसाइट। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम। हम ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं, हम डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका दूसरा नाम क्या होता है। अब तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। मतलब थ्रोम्बोसाइट्स का अगर फंक्शन पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को ही कहते हैं। अब नेक्स्ट, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ हमारे बॉडी में ब्लड के बाद दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। अब लिम्फ होता क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज इन योर बॉडी एंड इजंट एब्जॉर्ब्ड इनटू योर कैपिलरीज। इसका मतलब आप बोलोगे मैम क्या लिख दिया इतना बड़ा लाइन, को पता ही नहीं चल रहा है क्या होता है। ये क्या होता है, आप आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी पढ़े हो। आर्टरीज क्या कर रहा था, आर्टरीज बॉडी में जितने भी प्योर ब्लड थे, ये प्योर ब्लड को कैरी करके ला रहा था। वेन्स हमारे बॉडी में क्या कर रहा था, वेन्स हमारे बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड था, ये इम्प्योर ब्लड को वापस लेके कहाँ जा रहा था, ये इम्प्योर ब्लड को लेके हार्ट में जा रहा था। और आर्टरीज क्या कर रहा था, हार्ट से सारा प्योर ब्लड लेके आ रहा था। बीच में जो कैपिलरीज थे, ये कैपिलरीज क्या कर रहे थे, ये कैपिलरीज ब्लड को एक्सचेंज कर रहे थे, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो वो सर्कुलेट होते होते ब्लड क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है। तो बाद में वेन्स क्या करते हैं, ये इम्प्योर ब्लड को वापस लेके हार्ट तक जाते हैं। तो जब कैपिलरीज जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर से गुजरता है, तो कैपिलरीज में क्या होता है, मान लो ये कैपिलरी है, इसके अंदर से जब ब्लड फ्लो होता है तो कैपिलरीज में जो वॉल्स होते हैं, इसके वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरी के लिए बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत छोटे होल्स होते हैं। तो कैपिलरीज के वॉल्स में जो छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, उस होल से क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है तो उससे जितना भी एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी हो गया, उसमें एक्स्ट्रा जितना भी प्लाज्मा हो गया, तो वो प्लाज्मा वगैरह क्या होता है, उससे बीच से छोटे छोटे थोड़ा डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा उससे निकल जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन उस फ्लूइड में
आरबीसी बाहर नहीं निकल सकता है, मतलब उस कैपिलरी के होल से आरबीसी नहीं निकल पाता है। अगर वो ब्लड यहाँ से निकल रहा है तो ब्लड का सारा कंपोनेंट निकलेगा, तो उससे आरबीसी नहीं निकलेगा, क्योंकि आरबीसी का जो साइज होता है वो कैपिलरी के होल से बड़ा होता है, तो वो यहाँ अटक जाता है, ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट से निकल सकता है। तो जो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो फ्लूइड इससे निकला, उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ वही फ्लूइड है जो कैपिलरीज के छोटे छोटे पोर से बाहर निकल जाते हैं, जो प्लाज्मा निकल जाते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह निकल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये लिम्फ होता है। उस लिम्फ में हम हमेशा कहते हैं कि लिम्फ कभी भी रेड कलर का नहीं होता है, लिम्फ रेड कलर का होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिम्फ में आरबीसी तो गया ही नहीं ना, आरबीसी का तो साइज बड़ा होता है ना, तो वो इस पोर से अटक जाता है, वो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, तो निकलना भी चाहेगा तो यहाँ पे अटक जाएगा। तो आरबीसी गया नहीं, इसका मतलब रेड कलर प्रोवाइड नहीं होगा। हम कहते हैं कि हमारे किडनी में यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है ना, जब फिल्ट्रेशन होता है ना, तो फिल्ट्रेट जब होता है तो वहां पे भी आरबीसी नहीं फिर निकल पाता है, वहां भी आरबीसी का साइज बड़ा रहता है, वहां भी कैपिलरीज से नहीं निकल पाता है, तो यूरिन रेड कलर का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आरबीसी नहीं निकला, तो जहां आरबीसी जाएगा ही नहीं तो वो रेड कलर नहीं होगा। तो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कैपिलरीज से ब्लड गुजर रही होती है, उससे जो थोड़ा प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी वगैरह बाहर निकलता है, उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, हम लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ में सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। लिम्फ क्या करेगा, डिजीजेस से फाइट करेगा। आप बता सकते हो कि लिम्फ डिजीजेस से फाइट क्यों कर रहा होता है, क्या रीजन है जिस कारण से लिम्फ डिजीजेस से फाइट करता है? लिम्फ डिजीजेस से फाइट करने का काम इसलिए करता है क्योंकि जब कैपिलरीज से ब्लड का थोड़ा डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा निकला था, तो उसमें डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा ड्रेन होता है। वो जब यहाँ से निकलेगा, जो प्लाज्मा, जो लिक्विड भरा, इसी लिक्विड को लिम्फ का है ना, जैसे ड्रेन हुआ हुआ लिक्विड था, उसमें सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी था। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये डिजीज से फाइट करता है, तो इनडायरेक्टली लिम्फ भी वही काम करेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का क्वांटिटी होता है। अब लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। फोर्थ टिश्यू, हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर किया, हमने मस्कुलर टिश्यू कवर किया, हमने कनेक्टिव टिश्यू कवर किया, लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। नर्वस टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं, जिस सेल की, नर्वस टिश्यू जिस सेल की बनी होती है ना, उस सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो इसकी फंक्शन क्या होती है कि ये बॉडी में क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगी एक जगह से दूसरे जगह। अब ये हमारे बॉडी में क्या है, ये ब्रेन है, ये हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे बॉडी में पूरी नर्व्स है। ये नर्व्स की वायरिंग है, कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में जो वायरिंग होती है, पाइपिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नर्व्स कहते हैं। तो ये जो नर्व्स होती है ना, पूरे लंबी लंबी वायरिंग होती है, इसकी फंक्शन क्या होती है, सपोज डेट अगर किसी को कोई चल रहा है, उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो ऐसा होता है ना कि उसके पैर में कांटा चुभता है, तो वो मान लो बहुत दिन तक वो याद रखेगा कि यहाँ पे हम चले थे तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। तो अगर मान लो सपोज डेट कोई इंसान अगर बर्फ बहुत देर तक आइस को पकड़ा, बहुत देर तक बर्फ को पकड़ा हुआ है, कुछ देर में वो क्या करेगा, वो बर्फ छोड़ देगा जब उसको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। तो क्या होता है, जब उसको बहुत ज्यादा हाथ में अगर वो बर्फ लिया हुआ है, आइस क्यूब लिया है, बहुत ज्यादा उसको कोल्ड सेंसेशन जब फील होगा, तो वो कोल्ड सेंसेशन जब उसको फील होता है, तो वो सिग्नल ब्रेन पे जाता है। ब्रेन फिर वापस क्या करेगा, उस सिग्नल, वो मसल पे रिएक्ट करता है, तो वो इंसान हाथ हटाता है वहां से। अगर बहुत देर तक कोई आग के पास बैठा हुआ है, सपोज दैट गलती से उसका हाथ चला गया आग में, क्या तो हाथ जलता है, वो बहुत तेजी से हाथ हटाता है। जब उसका हाथ जलता है ना, तो वो सिग्नल ब्रेन पे जाता है। पहले हाथ जला, पहले वो सिग्नल स्पाइनल कोड में गया, स्पाइनल कोड उसको ब्रेन में भेजा, ब्रेन क्या करेगा, उसको तुरंत मसल पे रिएक्ट कराएगा। तब मसल का हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, फिर क्या करता है, वो हाथ हटाता है। किसी को चोट लगा तो क्या करेगा, पैर झाड़ेगा बहुत जोर से। पैर में अगर किसी को ज्वाइंट में दर्द होता है, तो पेन होता है, तो वो सिग्नल जाता है ब्रेन पे, ब्रेन फिर मसल पे रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्ट करता है, वो पैर हटाता है अपना वहां से। तो वो जो सिग्नल जा रहा है ना ब्रेन पे, वो सिग्नल लेके जाने का काम किसका होता है, नर्व्स का। ये नर्व्स क्या, ये पूरे बॉडी में नर्व्स है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आपको चोट लग सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाथ में है सिर्फ। मान लीजिए आपका आईज में बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा सूरज का रोशनी, बहुत धूप होता है, तो आप क्या करते हो, आप आंख बंद कर लेते हो। क्या होता है, आईज में भी नर्व्स होती है, लास्ट में ऑप्टिक नर्व, वो नर्व्स क्या करेगी, वो जो बहुत ज्यादा लाइट का सेंसेशन होगा उसको ब्रेन तक लेके जाएगी। ब्रेन से वापस आईज पे रिएक्ट होता है, तो वो अपना आंख बंद करता है, तो ब्रेन वापस रिएक्ट करवाता है, तो कोई इंसान उस पर रिस्पॉन्ड करता है।
तो ये जो नर्व्स पूरे बॉडी से जो सिग्नल लेकर जा रही है, कैरी कर रही है, फिर वापस मसल के पास भेज रही है रिएक्ट करने के लिए, वो नर्व्स जो होती है वो बेसिकली नर्वस टिश्यू ही होती है। वो नर्वस टिश्यू किसके बनी होती है? ये न्यूरॉन की बनी होती है। सपोज दैट हम कहते हैं कि ये सेम न्यूरॉन, हम ये सपोज दैट एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये इसके पीछे फिर से एक न्यूरॉन होगा, तो एक न्यूरॉन के पीछे एक न्यूरॉन क्या होता है? अटैच होता है। ऐसे करते करते ये क्या करता है? नर्व्स का जो वायरिंग होता है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग जो वायरिंग होता है, ये वायरिंग हर नर्व्स के पीछे दूसरा नर्व्स कनेक्टेड होता है। तो एक नर्व्स का ये स्ट्रक्चर है, मतलब नर्वस टिश्यू जो वन नर्व सेल का बना होता है उसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। नर्वस टिश्यू जिस सेल का बना होता है उसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, और उसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज होते हैं। तो एक न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिंगर लेग प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। अब ये हो गया न्यूरॉन का न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस होता है, यही न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया न्यूक्लियस उस न्यूरॉन के लिए, और ये हो गया पूरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। जो हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, इस पे राइबोसोम है, गोल्गी एपेरेटस है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो यहाँ न्यूक्लियस में इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इस पोर्शन को हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी या सोमा, या हम इसे साइटोन भी कहते हैं। तीन नाम होते हैं, हम साइटोन भी कहते हैं। तो सेल बॉडी, सोमा या साइटोन वो पार्ट होता है जिस पार्ट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डेंड्राइट्स किसको कहते हैं, डेंड्राइट्स क्या है, तो बेटा डेंड्राइट्स बेसिकली फिंगर लेग प्रोजेक्शन है जो साइटोन से, जो सेल बॉडी से अराइज करी है। वही फिंगर लेग प्रोजेक्शन है ना जो सेल बॉडी से, ये पूरा आपका सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से क्या ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन अराइज कर रहा है, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन यहाँ से अराइज कर रहा है। तो द फिंगर लेग प्रोजेक्शन विच आर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन और सोमा इज नोन एज डेंड्राइट। डेंड्राइट वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है जो सेल बॉडी से अराइज किया। अब इसके बाद जो सेल बॉडी से एक लॉन्ग फाइबर गया, ये लंबा सा जो फाइबर गया, इस फाइबर को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर है इस न्यूरॉन सेल का। इसी एक्सॉन के वजह से कोई भी न्यूरॉन या कोई भी नर्व सेल लॉन्ग होता है। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि कौन सा सेल सबसे लंबा होता है। तो एनिमल्स में सबसे लंबा सेल होता है न्यूरॉन, क्योंकि उसका एक्सॉन उसको सबसे ज्यादा लंबा बनाता है, क्योंकि एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर है। तो एक्सॉन क्या हो गया? सेल बॉडी के एंडिंग से जो लॉन्गेस्ट फाइबर अराइज कर रहा है, इसको एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन के एंड में एक बार फिर से फिंगर लेग प्रोजेक्शन निकलेगी। तो एक्सॉन के एंड में अब जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन अराइज कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, या तो हम इसे टर्मिनल ब्रांच भी कहते हैं। टर्मिनल ब्रांच इसी का दूसरा नाम होता है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये सारी चीजों का अलग अलग फंक्शन क्या होता है। तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन जो आपका लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, इसके ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है? ये वही प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एक्सॉन को कवर करके रखता है। और ये माइलिन शीथ फैटी सब्सटेंस का बना होता है। फैट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू में फैट डिपॉजिट था ना, वैसे माइलिन शीथ में क्या होता है? यहाँ पे फैट डिपॉजिटेड होता है। अब डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है? अब आपसे पूछेगा कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? डेंड्राइट क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो भी इम्पल्स है, सपोज दैट अभी हम बताएं कि हमारे बॉडी में जो चोट लगता है तो वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है। तो डेंड्राइट क्या करेगा? ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, ये उस सिग्नल को क्या करेगा? रिसीव करेगा। जो चोट लगा तो वो पेन जो होता है, पेन और प्रेशर जो होता है, उसको डेंड्राइट क्या करेगा? रिसीव करेगा। ये रिसीव करके कहाँ भेजेगा? एक्सॉन में। अब एक्सॉन क्या करेगा? एक्सॉन किसी भी इम्पल्स को, किसी भी सिग्नल को सेल बॉडी से टर्मिनल ब्रांच तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फाइबर है, ये मीडियम का काम करेगा। ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ओसोफेगस है, वो फूड पाइप है, वो खाने को माउथ से स्टोमक में भेज रहा है। ट्रैकिया क्या कर रहा है? एयर को नोज से लंग्स तक भेज रहा है। वैसे ही एक्सॉन क्या करेगा? डेंड्राइट जो सिग्नल रिसीव करेगा वो कोई भी तरह का सिग्नल हो सकता है। अगर आप किसी चीजों को बहुत ज्यादा, कहीं पे डीजे वगैरह प्ले होता है तो आप क्या करते हो? कान बंद कर लेते हो। तो क्या होता है? वो जो सिग्नल होता है वो सिग्नल ब्रेन पे जाता है। ईयर से जो सिग्नल होता है वो ब्रेन पे जाता है, वहां से फिर मसल पे रिएक्ट होता है, तो हम लोग कान बंद करते हैं, रिएक्शन रिस्पॉन्स देते हैं। तो कहीं से भी जो सिग्नल आएगा, डेंड्राइट उस सिग्नल को रिसीव करेगा।
वहां से फिर सिग्नल जाएगा सेल बॉडी से होकर एक्सॉन में। एक्सॉन क्या करेगा, सेल बॉडी से उस सिग्नल को उठाएगा और ये लेकर जाएगा एक्सॉन टर्मिनल के पास। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन के पास जब पहुंचेगा कोई भी सिग्नल, तो ये सिग्नल क्या करेगा, ये दूसरे वाले डेंड्राइट में भेज देगा। अभी हम बताए ना कि यहाँ पे जो सिग्नल है ये गया यहाँ तक, फिर ये दूसरा डेंड्राइट में जाएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर एक्सॉन इसको ट्रांसफर कराएगा, फिर ये तीसरा डेंड्राइट के पास भेजेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, ब्रेन तक कोई भी सिग्नल पहुंचता है। कोई भी सिग्नल ब्रेन तक एक डेंड्राइट से टर्मिनल ब्रांच, दूसरे से फिर टर्मिनल ब्रांच से फिर डेंड्राइट, फिर वहां से टर्मिनल ब्रांच, फिर दूसरे डेंड्राइट, इस टाइप से कैरी होते होते ब्रेन तक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, डेंड्राइट रिसीव किया सिग्नल को या मैसेज को, फिर एक्सॉन क्या किया, ये एक्सॉन यहाँ से रिसीव, यहाँ से सेल बॉडी से जितना भी सिग्नल था उसको लेकर टर्मिनल ब्रांच गया, टर्मिनल ब्रांच उसको दूसरे डेंड्राइट में भेजा, फिर वहां से वो गया होगा दूसरे डेंड्राइट से, फिर वो एक्सॉन पे गया होगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल में गया होगा। तो इस टाइप से क्या होता है, कोई भी सिग्नल हमारे सेंस ऑर्गन से, पहला जो सपोज डेट अगर चोट लगा तो वहां पे क्या चोट लग रहा है मतलब फील हो रहा है, फील क्या करती है, सेंस ऑर्गन ही फील कर सकती है ना, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, यही 5 चीज फील कर सकती है। तो ये 5 चीज जो फील होती है सेंस ऑर्गन से, तो सेंस ऑर्गन से ही रिसीव करेगी कोई भी सेंसेशन। तो वहां से रिसीव डेंड्राइट की, फिर वो टर्मिनल ब्रांच तक एक्सॉन भेजा, फिर दूसरा डेंड्राइट किया। तो हमेशा हमारे बॉडी में सिग्नल मेंटेन रहता है न्यूरॉन के थ्रू। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टिश्यू था, नर्वस टिश्यू। तो आज हमने सारे टिश्यूज कवर किए, एनिमल टिश्यूज के सारे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।